नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉस्ट मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक नक्सली अटैक से, जिसमें कि ढेर सारे लोग मारे गए थे और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे। जिसके बाद कहानी 7 महीने पहले शिफ्ट होती है, जिसके बाद कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें नमिता नाम की एक लड़की और उसका पति अमन आया हुआ था। दरअसल नमिता अपने भाई ईशान भारती की मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए आई थी, क्योंकि वो कुछ दिनों से गायब है। साथ ही नमिता पुलिस वालों को ये भी बताती है कि ईशान थिएटर आर्टिस्ट है और वो अक्सर इधर उधर जाया करता है। यहाँ पर वो पुलिस वाले नमिता की कंप्लेंट फाइल दर्ज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि वो पुलिस वाले नमिता और अमन से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि नमिता और अमन दलित वर्ग के थे। और जब नमिता रोते हुए बाहर आती है तो विधि साहनी नाम की क्राइम रिपोर्टर नमिता को रोते हुए देखती है। जिसके बाद सीन विधि के स्टूडियो में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग ईशान के मिसिंग होने की बात कर रहे थे। और यहीं पर विधि को मालूम पड़ता है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट था, लेकिन अब वो नक्सली बन चुका है। तो यहीं से विधि को ईशान की स्टोरी पर काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि के साथ उसके नानू रहते हैं, जो कि एक प्रोफेसर थे, और वो विधि को काफी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। जिसके बाद विधि नानू को ईशान की स्टोरी सुनाने लगती है। वो उन्हें बताती है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट था, नुक्कड़ नाटक उसके रूह में बसा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम अंकिता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अंकिता एक एंकर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अंकिता और ईशान शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हमें बर्मन नाम के एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है, और बर्मन ने यहाँ पर अंकिता को बुलाया था। दरअसल बर्मन अंकिता को एक जॉब ऑफर करना चाहता था, इसलिए बर्मन यहाँ पर अंकिता के काम की काफी तारीफ करता है। जिसके बाद जब अंकिता घर होती है तो बर्मन फिर से अंकिता के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी जॉब पक्की हो गई है और अगले दिन से वो ज्वाइन कर सकती है। तो बर्मन और अंकिता की नजदीकियों की वजह से वो ईशान को टाइम नहीं दे पा रही थी और उसकी कॉल को भी पिक नहीं कर रही थी। ये समझ लीजिए कि अंकिता ईशान को इग्नोर करने लगी थी, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी जॉब लगी थी। और जब अंकिता ऑफिस में थी तो तभी उसके पास बर्मन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो अंकिता को एक सरप्राइज देना चाहता है। और वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा घर था, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी था। लेकिन इन सब के बीच में अब अंकिता और ईशान के रिश्तों में दरार आ जाती है। और एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो यहाँ पर अंकिता उसे बताती है कि उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है और इस जॉब में उसे काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा, और बर्मन सर ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प भी की है। वो यहाँ पर ईशान को अपने नए घर का एड्रेस भी बताती है और उससे कहती है कि वो कभी भी आ जा सकता है। और जब ईशान अंकिता के नए घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे 2 लोग मिलते हैं, और ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि बर्मन के ही आदमी थे। और ये दोनों ईशान को अंकिता के खिलाफ भड़काने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि जब एक बार कामयाबी हाथ लग जाती है तो लड़की अपने प्यार को भूल ही जाती है और आखिर में उसे कोई और मिल ही जाता है। और इन दोनों का सीधा इशारा बर्मन की ओर था। जिसके बाद ईशान जब अंकिता के घर पर पहुंचता है तो ईशान यहाँ पर देखता है कि अंकिता का घर बहुत ही बड़ा है और काफी एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पर वो अंकिता से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। वो उससे कहता है कि उसे मालूम है कि उसे ये घर कैसे मिला है। तो यहाँ पर ईशान का सीधा निशाना बर्मन की ओर था और अंकिता भी पूरी तरह से समझ गई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ईशान यहाँ से चला जाता है। अब अंकिता के घर के बाहर ही हम बर्मन के लड़कों को देख पाते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब जब विधि स्टूडियो पहुँचती है तो यहाँ पर न्यूज एडिटर के द्वारा उसे पता चलता है कि अब उसका काम सिर्फ एक ही है, और वो काम ये है कि वो ईशान के ऊपर एक स्टोरी तैयार करे। जिसके बाद विधि स्टोरी कवर अप करने में लग जाती है और सबसे पहले वो ईशान के घर पर पहुंचती है, जहां पर उसकी बहन नमिता और उसकी माँ भी मौजूद थी। और यहाँ विधि को मालूम पड़ता है कि ईशान के घर वालों को पुलिस वाले काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि ईशान एक नक्सली बन चुका है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नमिता के ससुराल वालों को भी पुलिस वाले काफी परेशान कर रहे थे और उनसे काफी ज्यादा पूछताछ भी कर रहे थे। यहाँ पर नमिता विधि को बताती है कि पुलिस वाले इस घर में पूछताछ करते हैं, उसे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब वो ससुराल में पूछताछ करते हैं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है और उसका पति अमन भी उसका साथ नहीं देता है। वो हमेशा मुझे कंट्रोल करता रहता है। जिसके बाद विधि के स्टूडियो के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर विधि के पास एक कॉल आता है
और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जीत का होता है। और जीत यहाँ पर विधि को सरप्राइज देने के लिए कोलकाता आ चुका था। तब वो रात में साथ में डिनर करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद विधि थिएटर में पहुंच जाती है जहाँ पर कि ईशान नुक्कड़ नाटक करता था। यहाँ पर उसके कुछ दोस्तों के द्वारा विधि को मालूम पड़ता है कि पुलिस वाले इन्हें भी खूब परेशान करते हैं, इसलिए कई सारे लोगों ने तो यहाँ से काम भी छोड़ दिया है। जिसके बाद विधि ईशान के एक ऐसे दोस्त से मिलती है जो कि ईशान के बारे में सब कुछ जानता था। यहाँ पर वो सबसे पहले अंकिता के बारे में पूछती है, तो वो अंकिता का एक नया एड्रेस बताते हुए उससे कहता है कि अंकिता उसे सब कुछ बता देगी। अब अगले सीन में विधि के नानू को दिखाया जाता है और जब वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो बाहर हम बर्मन के उन दोनों लड़कों को देख पाते हैं जो कि विधि के घर की तस्वीरें ले रहे थे और नानू ने भी उन दोनों को देख लिया था। और जब विधि अपने घर आती है तो नानू उससे पूछते हैं कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता है या फिर कोई पीछा करता हो या फिर कोई धमकी देता हो, जिस पर कि विधि उनसे कहती है कि उसे कोई भी परेशान नहीं करता है और ना ही उसे धमकी मिलती है। हालांकि विधि समझ चुकी थी कि उसके पीछे कौन लोग हैं। जिसके बाद विधि नमिता के पति अमन से मिलने के लिए जाती है जिनकी एक शॉप थी मार्केट में। तो अमन की शॉप तक पहुंचने के लिए वो यहाँ पर एक शॉप ओनर से अमन की शॉप का रास्ता पूछती है, लेकिन यहाँ पर विधि अपना मोबाइल इसी शॉप पर छोड़ देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद विधि के पीछे पीछे एक लड़का आता है जिसका नाम नईम होता है और वो उससे कहता है कि आप अपना मोबाइल उसी शॉप पर छोड़ आई थी। और नईम यहाँ पर विधि को बताता है कि ईशान उसके लिए बड़े भाई की तरह था, हमेशा उन्होंने मुझे जागरूक किया और स्कूल भी भेजाया। जिसके बाद विधि जब अमन से मिलती है तो अमन विधि को बताता है कि उसे भी पुलिस वाले काफी ज्यादा परेशान करते हैं और घंटों तक पुलिस स्टेशन में ही बैठाल कर रखते हैं। अब अपना काम खत्म करके जब विधि अपने घर की ओर वापस लौट रही थी तो हम उसके पीछे बर्मन के उन दो लड़कों को देखते हैं जो कि विधि का पीछा कर रहे थे। अब अगले दिन विधि के पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है और उसकी माँ विधि से कहती है कि वो लोग कोलकाता आए हुए हैं और वो उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर विधि उनसे कहती है कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो उनसे नहीं मिल सकती। जिसके बाद विधि जिया नाम के एक आदमी से मिलती है जिसे ईशान के नक्सली लिंक के बारे में काफी कुछ मालूम था और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये भी उसे मालूम था। अब आगे विधि अंकिता से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर अंकिता से जब विधि कुछ सवाल करती है तो अंकिता ठीक ढंग से जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि बर्मन ने अंकिता को पहले ही समझा दिया था कि जितना उसे समझाया गया है वो सिर्फ उतना ही बोले। अंकिता विधि से कहती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके सपने काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, जबकि उन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस था। अब अगले दिन हम विधि के नानू को देखते हैं जो कि सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे, लेकिन यहीं पर हम बर्मन के उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पर विधि के नानू को धमकी देने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि विधि जो काम कर रही है उसे रुकवा लो वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विधि के नानू उनसे नहीं डटने वाले थे। जिसके अगले सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि विधि से कहता है कि उसे एक ऐसे आदमी के बारे में मालूम चला है जो कि भीष्म राणा को अच्छे से जानता है। दरअसल भीष्म राणा उन नक्सलियों का हेड होता है। तब विधि यहाँ पर भीष्म राणा के राइट हैंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो आदमी विधि से कहता है कि भीष्म राणा मीडिया वालों से बात नहीं करता है, जबकि विधि उससे कहती है कि उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है, जिससे कि विधि को यहाँ से जाना ही पड़ता है। अब अगले सीन में हम जीत और विधि को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जीत विधि से कहता है कि इस केस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और एमएलए और बर्मन भी इस केस में शामिल है, इसलिए तुम्हें इस केस से दूर हो जाना चाहिए वरना तुम्हें कुछ नुकसान भी हो सकता है। तब विधि को गुस्सा आ जाता है और वो जीत से कहती है कि हर रोज कई सारे लोग गायब होते हैं और सिर्फ कोलकाता में ही कम से कम 500 से 600 लोग हर रोज गायब होते हैं। इतना बोलकर विधि जीत को यहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर अगले सीन में हम विधि को देखते हैं जिसे उसके पिता ने एक नई कार गिफ्ट दी थी, जिनके ऑफिस में विधि जाती है और उनसे कहती है कि ना तो उसे तब उनकी जरूरत थी और ना ही अभी, और यहाँ पर वो उनकी कार की चाबी उन्हीं के टेबल में छोड़कर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विधि जब अपने स्टूडियो पहुँचती है तो उसके पास एक लिफाफा आता है और उस लिफाफे में एसिड अटैक की धमकी थी। जिसके बाद नमिता का विधि के पास कॉल आता है और नमिता उसे बताती है अंकिता और ईशान ने कोर्ट में शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन भी फिल की थी। ये सुनने के बाद विधि तुरंत ही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती है, जहां पर कि वो दोनों के फॉर्म को निकलवाती है और उसका फोटो भी खींच लेती है। इस फॉर्म से ये साबित होता है कि अंकिता और ईशान के बीच का रिलेशनशिप जो था वो सीरियस था। अब विधि अगले दिन अंकिता के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन उसके पास एक सबूत है और वो सबूत वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि उसने रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर आई थी। तो अंकिता विधि से कहती है कि अगर ये सबके सामने आया तो उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। जिस पर विधि उससे कहती है कि क्या उसे मालूम है कि ईशान कहाँ पर है, जिस पर कि अंकिता कहती है कि उसे सचमुच नहीं मालूम है कि ईशान कहाँ पर है।
जिसके बाद विधि को मालूम पड़ता है कि नईम को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद तो विधि तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उनसे कहती है कि उन्होंने नईम को किस चार्ज पर अरेस्ट किया है, और वो यहाँ पर उनकी एक वीडियो भी बना लेती है और नईम को यहाँ से छुड़ा कर ले जा लेती है। लेकिन जब ये बात स्टूडियो के चीफ एडिटर को मालूम पड़ती है कि विधि ने ये सब कुछ किया, तो वो विधि को काफी चिल्लाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विधि के नानू तैयार थे और वो कहीं पर जाने वाले थे। दरअसल वो बर्मन से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल में विधि के नानू प्रोफेसर थे और बर्मन उनका एक स्टूडेंट था। यहाँ पर वो बर्मन को धमकी देते हैं कि अगर विधि को कुछ भी हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। अब विधि के स्टूडियो में अगले दिन फिर से एक धमकी से भरा एक लेटर आता है, लेकिन ये लेटर विधि के हाथों ना लगकर चीफ एडिटर के हाथों लग जाता है। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि कोई उसे धमकी दे रहा है, तो वो विधि से कहते हैं कि उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। तो विधि उनसे कहती है कि उसके पास तो अक्सर ऐसी धमकियां आती रहती है, लेकिन वो इन लोगों से डरने नहीं वाली। अब विधि को मालूम है कि ये धमकियां कहाँ से आ रही थी, इसलिए वो बर्मन से मिलने के लिए जाती है और उनका एक इंटरव्यू लेती है। यहाँ पर विधि बर्मन से काफी सारे सवाल पूछती है और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अंकिता और बर्मन की शादी हो चुकी है, जिस पर कि बर्मन कोई भी जवाब नहीं देता है और वो उससे कहता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। विधि ने यहाँ पर बर्मन से और भी सारे सवाल पूछे थे, लेकिन बर्मन ने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया था। अब विधि के पिता विधि से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो विधि से कहते हैं कि उसकी कंपनी जल्द से जल्द डूबने वाली है, क्योंकि जो तुम कर रही हो उसका हमारे ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम का खाना हो और कंपनी देने के लिए तुम्हारी जैसी बेटी हो, तो वो डूबने के लिए तैयार है। तो अब विधि ने स्टोरी को कंप्लीट कर ली थी और अब वो उसे पब्लिश करने वाले थे। साथ ही विधि अपने न्यूज एडिटर से कहती है कि उसे आज की छुट्टी चाहिए और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड जीत से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो दोनों चाय पीते हैं, जिनके बीच में झगड़ा हो चुका था। अब उनके बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी विधि के पास जिया का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि राणा तुमसे बात करना चाहता है। और तब विधि तुरंत ही राणा से बात करने के लिए उसके राइट हैंड के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि राणा वीडियो कॉल पर था। यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं, जिस पर कि राणा उसे बताता है कि उसने ईशान को नुक्कड़ नाटक करते हुए देखा था, जिसमें वो दलितों की शिक्षा की मांग के लिए आवाज उठा रहा था और यहीं पर राणा ने उसे देखा था। और फिर कुछ दिनों के बाद बर्मन के लोगों ने ईशान को उठा लिया था और वो उसे जब मारने ही वाले थे कि तभी मेरे आदमियों ने ईशान को उठाकर अपने साथ शामिल कर लिया, जिसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया और अब वो हमारे ही साथ है। वो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं जिनके खिलाफ सरकार हो जाती है। तब विधि राणा से कहती है कि क्या वो ईशान को अपनी फैमिली के हवाले कर सकते हैं, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि अगर उसे अपनी फैमिली के हवाले कर दिया तो या तो उसे पुलिस वाले मार देंगे या फिर बर्मन के लोग। जब तक बर्मन जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ईशान जैसे लोग लॉस्ट ही रहेंगे। ये सारी बातें हो जाने के बाद विधि तुरंत ही अपने न्यूज एडिटर के पास कॉल करती है और उनसे अपनी स्टोरी पब्लिश करने से मना कर देती है और उनसे कहती है कि वो फिर से लिखना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकिता के पास एक वीडियो आता है और इस वीडियो में ईशान था। ईशान ने वीडियो में कहा था कि जब तुम लोग कल निकलोगे तो बर्मन और तुम्हारे ऊपर एक अटैक होगा। ये बात सुनने के बाद अंकिता तुरंत ही बर्मन के पास भागती हुई जाती है और ये सारी बातें बताती है। तब बर्मन अपने आदमियों से कहता है कि आज रात अंकिता और वो यहीं पर रुकने वाले हैं, तो कल होते ही तुम सभी लोग यहाँ से चले जाना। और जब ये सभी लोग जा ही रहे थे कि तभी इनके ऊपर एक सचमुच अटैक होता है, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि इस कार में बर्मन और अंकिता जा रहे हैं। तो अब ये न्यूज वायरल हो जाती है और सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज थी कि इस अटैक में ईशान भी शामिल था। तो बर्मन मीडिया के सामने कहता है कि उसे ये मालूम चला है कि ये अटैक दरअसल में राणा के लोगों ने करवाया है और इसके पीछे ईशान भी शामिल है। और जब ये सारी चीजें अंकिता देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बर्मन को तो ये बात पहले से ही मालूम चल चुकी थी कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसलिए गुस्से में अंकिता ये वीडियो विधि के पास भेज देती है और जब ये वीडियो विधि देखती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो तुरंत ही ये वीडियो अपने न्यूज एडिटर को बताती है और नई स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। और इस बार कवर स्टोरी का क्लाइमैक्स एकदम अलग था। तो विधि लिखती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चांद को एक काला सा बादल ढक लेता है, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर अंधेरों का राज हो गया है और हम जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। और उस दिन अगर अंकिता ने ये वीडियो मेरे पास नहीं भेजा होता तो वो लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और फिर अगले दिन नमिता के पास एक चिट्ठी आई ईशान की, जिसमें उसने खुद लिखा था कि वो राणा के चंगुल से भाग गया है। ना वो बदले की भावना का शिकार हुआ और ना ही प्रोपोगेंडा का, और ना ही उसके अंदर अंकिता के प्रति कोई गुस्सा था, क्योंकि वो समझ गया था कि हर एक पॉलिटिशियन, हर एक रेवल्स सिर्फ अपने लिए काम करता है, उन्हें आम आदमी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। और उसने ये भी लिखा था
कि एक दिन वो घर जरूर लौट कर आएगा। आखिर में विधि ईशान के फैमिली वालों से मिलती है और उन्हें बताती है कि ईशान को इंसाफ मिल गया है और एक दिन वो जरूर लौट कर आएगा। तो दोस्तों 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश भारत में हर रोज 174 बच्चे गायब हो जाते हैं, यानी कि हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता जा रहा है। उसका क्या हुआ, क्यों वह लापता हुआ, अधिकतर मामलों में पता नहीं चलता। सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि अकेले मुंबई में हर रोज 30 से 40 बच्चे गायब हो जाते हैं। और बात पूर्व की मायानगरी कोलकाता की करें तो वहाँ भी हर महीने 500-600 लोग गायब हो जाते हैं। किसी के लापता हो जाने के पीछे की कहानी में पुलिस को सबसे कम दिलचस्पी होती है, लेकिन अगर लापता हुए शख्स के करीबी उसकी तलाश में पुलिस के पास पहुंच जाए तो मामला काफी संगीन तो कभी रंगीन हो जाता है। बशर्ते लापता होने वाले शख्स की गर्लफ्रेंड में किसी पहुंचे हुए नेता की दिलचस्पी हो और इस लापता शख्स की तलाश में कोई खोजी पत्रकार भी लग जाए। और बात करें यामी गौतम की, तो यामी गौतम लॉस्ट फिल्म की जान है। वह हर सीन में है और पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर है, या यूँ कहें कि वह फीमेल एक्ट्रेस की अक्षय कुमार बन चुकी है, जिनके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। लाजिमी ये है कि यामी की परफॉर्मेंस काफी मायने भी रखती है। फिल्म में यामी एकदम सरल और फीके से अंदाज में नजर आती है, मगर उनकी कॉस्ट्यूम पर कैमरा खूब फोकस लगता है। वह कहीं कहीं बंगाली बोलते हुए एकदम फिट बैठती है। कोई कह नहीं सकता कि उनकी पृष्ठभूमि हिमाचल से है, मगर कुछ जगह मेकर शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने किस लोकल बोली को चुना है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि मेकर्स ने बंगाली में कई डायलॉग्स रखे हैं ताकि दर्शक कलकत्ता वाली पृष्ठभूमि को समझे, मगर एक आध जगह के अलावा पूरी फिल्म सिर्फ दिल्ली जैसी हिंदी से ही भरी पड़ी है। ये कमी काफी खलती भी है। खैर, यामी गौतम के नानू के रोल में पंकज त्रिपाठी बढ़िया लगते, जिस तरह का रोल था उसमें रियलिस्टिक लगते हैं। भाई बर्मन के रोल में राहुल खन्ना, तुषार पांडे और पिया भी अपने रोल में जमते हैं। कुल मिलाकर एक्टर्स ने अपने हिस्से का काम बढ़िया तरीके से निभाया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।